Hello, dear online students. Welcome back to our channel, and I hope you all are really doing well. So, students, last time पे हम लोगों ने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था सीरीज के अंदर में, लेक्चर सीरीज के अंदर में, और सॉलिड स्टेट के फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर में हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड स्टेट है क्या चीज़, है ना। क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और कुछ पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस के बीच में। नाउ मूविंग फर्दर हम लोग पहुंचे थे दो पॉइंट्स को लेकर के कि जो आपके पास में क्रिस्टलाइन होते हैं जो कि आपका एक रेगुलर अरेंजमेंट शो करते हैं, एक आपके पास में क्रिस्टलाइन है और एक आपके पास में अमॉर्फस है। क्रिस्टलाइन जो होते हैं आपके पास में, दीज आर योर बेसिकली एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, है ना। हमने बोला था दीज आर योर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, और अमॉर्फस आर योर आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो व्हाट आर दीज बेसिकली योर आइसोट्रोपिक एंड अनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। तो पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ होता क्या है कि कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है आपकी ना, जैसे कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, कंडक्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी होगी। तो वो प्रॉपर्टीज अगर सिमिलर है तो आइसोट्रोपिक है, लिख देता हूँ मैं इसमें। अगर डिफरेंट है तो आइसोट्रोपिक है। the values of physical properties when the values of physical properties, ये मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज and the values of measurable physical properties like refractive index, resistance, extra, ठीक है, have different values, in different direction, different directions, ठीक है। the phenomenon is called anisotropy. Phenomenon is called anisotropy. उसको समझते हैं होता क्या है। तो हम देख लेते हैं कि मान लो आपके पास में इस तरीके से एटम्स अरेंज है ना, ये आपका ए हो गया, देन आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया, देन आपके पास ये फिर से बी है, ये ए है। काम करते हैं एनाइसोट्रोपी को समझ लेते हैं पहले। तो एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, रैंडम अरेंजमेंट होता है। तो मान लो यहाँ पे आपके पास में ये ए है, देन आपके पास में ये ए हो गया, फिर बी है, फिर ए हो गया। ऐसे एक रैंडम सा अरेंजमेंट है ना। आपके पास में ए है, यहाँ पे बी हो गया, ये रैंडम सा अरेंजमेंट है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस साइड डायरेक्शन के अलॉन्ग जाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा कि ए ए ए ए बी, फिर देन ए देन बी, इस तरीके से आपको एटम्स का अरेंजमेंट मिलेगा, ठीक है, इस एक्सिस के अलॉन्ग में, ठीक है। एंड देन हो क्या रहा है आपका कि इधर आपके पास में इस वाले एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे अगर हम लोग, तो यहाँ हमें ए मिल रहा है। इसी एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे तो ए फिर बी, आपके पास में अगला आइटम क्या होगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि एक रैंडम अरेंजमेंट यहाँ पे जनरेट हो। ओके, तो यहाँ पे जब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अलॉन्ग आपको डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का अरेंजमेंट मिलेगा, तो मतलब एक रैंडम अरेंजमेंट मिलेगा। हम ये भी नहीं बोल सकते कि डिफरेंट अरेंजमेंट मिल रहा है, एक रैंडम अरेंजमेंट मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्टीज को मेजर कर रहा है उसके पास में एक रेगुलर सेट ऑफ पैटर्न ऑब्जर्व होता नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या करता है कि सारी हर डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम ऑब्जर्व होती है। तो ऐसे केसेस में जो कि आपका एक रैंडम अरेंजमेंट शो करते हैं, क्योंकि आपका रैंडम अरेंजमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर कोई पूछेगा आपका रैंडम अरेंजमेंट की वजह से हो रहा है, हर एक एक्सिस के अंदर अलग एक्सिस के अलॉन्ग आपको एक रैंडम अरेंजमेंट मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी ऑल प्रॉपर्टीज मेजर टू बी सिमिलर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग आइसोट्रोपिक, दीज आर योर आइसोट्रोपिक कंपाउंड्स, है ना। लेकिन अगर अरेंजमेंट ऐसा हो, ए है, ए के बाद आपके पास बी है, देन ए है, ये बी है, ये आपके पास ए है,
ये बी है, ये ए है, बी ए बी ए बी ए बी और ये आपके पास ए है। तो अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो इसमें देखो कि इस एक्सिस के अलॉन्ग ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी एक कॉन्टिन्यूस रेगुलर पैटर्न का अरेंजमेंट है। इस एक्सिस के अलॉन्ग देखने का तो ए ए ए ए ए इस तरीके का अरेंजमेंट है ना। तो मतलब आपको एक एक्सिस के अलॉन्ग एक सिमिलर टाइप का अरेंजमेंट देख, मतलब एक कंटिन्यूस सिमिलर अरेंजमेंट देखने के लिए मिल रहा है। यानी हम बोल सकते हैं एक तरीके से आपका इस तरीके का अरेंजमेंट आपका रेगुलर अरेंजमेंट है। तो जब रेगुलर अरेंजमेंट है और हर एक्सिस के अलॉन्ग एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है, और वो सिमिलर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, मतलब अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग ए बी है तो इस एक्सिस के अलॉन्ग आपको ए मिल रहा है, बी बी भी मिल सकता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हर एक्सिस के अलॉन्ग एक रेगुलर अरेंजमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास में एट ईच एक्सिस प्रॉपर्टीज मेजर टू बी डिफरेंट, प्रॉपर्टीज मेजर टू बी डिफरेंट। यहाँ पे क्या होंगे आपके उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपके पास मेजर होंगी, और ऐसे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं। और यही प्रॉपर्टी क्या है आपकी, एनाइसोट्रोपिक, एनाइसो मतलब डिफरेंट, ये आपका यही क्या कहलाया जाता है, एनाइसोट्रोपिक कहलाया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि सेम सेम एक्सिस के अलॉन्ग आपको अगर डिफरेंट एक्सिस के अलॉन्ग अगर आपको डिफरेंट तरीके का रेगुलर अरेंजमेंट मिलता है तो इसकी वजह से क्या होता है आपके पास में सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट मेजर होती हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ एमॉर्फस सॉलिड्स को लेकर के। तो एमॉर्फस सॉलिड्स में एक आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ कि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं स्यूडो सॉलिड्स होते हैं ना। एमॉर्फस कैसे होते हैं आपके, एमॉर्फस सॉलिड्स आर स्यूडो सॉलिड इन नेचर। ठीक है, इनके पास जो है आपके पास में किस तरीके का नेचर है, स्यूडो सॉलिड है। स्यूडो सॉलिड का मतलब क्या है कि ट्रू सॉलिड्स नहीं है। ठीक है, इनके पास में फ्लूइडिटी होती है। ठीक है, हैव टेंडेंसी टू फ्लो, ड्यू टू विच, ठीक है, ड्यू टू विच ग्लास थिकनेस varies in upper edge and lower edge, varies in upper edge and lower edge। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जनरली होता क्या है कि जो ओल्ड एज होम्स होते थे, जो पुराने घर होते हैं, पुराने घरों की जो बिल्डिंग्स होती हैं, उन बिल्डिंग्स में अगर हम लोग एक चीज देखें, एक चीज नोटिस करें, वो ये कि आपके पास में ये जैसे मिरर है, ये मिरर है, इस तरीके का मिरर है आपका। पुराने घरों की खिड़कियां जो लगी थी ना, उनमें मिरर की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे मिरर, क्यूब ना समझे इसको, मिरर है, थोड़ा मैंने उसमें बना, थोड़ा पतला बना देते हैं इसको, सिंगल वो लेकर। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपके पास में जो ये मिरर है, इस मिरर का जो बेस होता है ना, ये मिरर का जो बेस है आपका थोड़ा सा थिक दिखता है यहाँ से, मतलब मिरर का जो बेस होगा थिक होगा थोड़ा सा, और ये कैसा आपका ऊपर से थोड़ा थिन दिखता है आपको। तो रीजन क्या होता है कि आपके पास में जो मतलब ग्लास है, ग्लास के अंदर में स्यूडो सॉलिड है, सुपर कूल लिक्विड है, हमने एक और नाम दिया गया था इसको, सुपर कूल लिक्विड। सुपर कूल लिक्विड जो आपके पास में, ये टाइम टू टाइम क्या करेगा आपका, फ्लो करेगा, और जब ये फ्लो करेगा आपका, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन है, इट इज गोइंग टू बी थिक। ये आपका क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बी थिक। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी शो करता है आपका उसमें कि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं आपके पास में, दीज आर जो स्यूडो सॉलिड इन नेचर। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में बनता भी कई बार कि वाई ओल्ड बिल्डिंग्स ग्लासेस अपीयर्स टू बी थिक एट देयर बेसिस। तो उसके पीछे रीजन यही है कि आपके पास में, इनके पास में टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। ठीक है, हाईली बहुत ज्यादा विस्कोसिटी है इसके पास में। तो ये चीज आप लोग ध्यान रख के चलना कि इसमें किस तरीके से आप लोग इसको मैनेज करते हैं। सो इन दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द types of your crystalline solids, that what are the types of crystalline solids। Okay, so next heading you can put it on that classification of crystalline solid। Okay, so this is classification of crystalline solid।
ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है आपका बेटा, ये किसके बेसिस पे? आपका नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेसिस पे, ठीक है। इट इज बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, यानी किस तरीके का बॉन्ड अवेलेबल है वहाँ पे। नेचर ऑफ बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं आप, नेचर ऑफ इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। बॉन्डिंग किस तरीके से वहाँ पे अवेलेबल है, इस पे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, you will have molecular solids, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो अगर हम सिंपल सी बात करें, देखो इस तरीके से, इनके पास में तीन टाइप के डिफरेंट डिफरेंट मतलब पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मतलब सबसे पहले आपके उसमें कंपाउंड सॉलिड्स पाए जाते हैं। सबसे पहला इसके अंदर में नॉन पोलर सॉलिड। अगर यहाँ मैं एक तरीके से वो बना देता हूँ, यहाँ पे इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वैसे ये टेबल आपकी पूरी बनेगी नहीं, तो बस ये कि क्योंकि इसमें इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है ना। बॉन्डिंग की बात करेंगे, इसमें बॉन्डिंग कैसा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल क्या होगा। फिजिकल प्रॉपर नेचर के बारे में जानते हैं, फिजिकल नेचर कैसा होगा, फिजिकल नेचर, ठीक है। तीसरा कंडक्टिविटी के बारे में जानेंगे, कंडक्टिविटी कैसी होगी इनकी, और लास्ट में हम लोग जानेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो इनके पास में आपके पास में सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे, तो यू विल हैव द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसके अंदर में आपके पास सबसे पहले कौन से सॉलिड होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपके पास में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, दीज विल बी मॉलिक्यूल, दिस विल बी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मैं एक काम करना, आप लोग जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड लिख रहा हूँ मैं पहले टाइप का, इसके अंदर में नॉन पोलर सॉलिड आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है मॉलिक्यूल से बना होगा, कांस्टेंट पार्टिकल जो होंगे इनके अंदर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपके पास में अगर नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में बेसिक, यहाँ बॉन्डिंग समझाता हूँ मैं इसमें, ठीक है। बॉन्डिंग समझा रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। तो अगर हम लोग देखें नॉन पोलर के अंदर में, एक बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो CO2 है ना, CO2, आप ड्राई CO2 की बात करते हैं, दिस इज योर नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। तो अगर यहाँ देखिए डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। ये खींचेगा आपका, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है आपका, जीरो होता है। तो अगर डायपोल मोमेंट आपके पास में जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो इसमें बेसिकली होने क्या वाला है कि ये यहाँ पर दो मॉलिक्यूल CO2 के आपस में इंटरेक्ट होंगे। तो एक्चुअली इंटरेक्ट कैसे होंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वंडर वॉल इंटरेक्शन के अंदर में इनमें जनरेट होती है डिस्पर्जन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस बोलते हैं लोग, है ना। डिस्पर्जन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस। तो ऐसे होता कैसे कि, तो देखो मान लो ये आपके पास में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव है, मतलब इस पे कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं है। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही दो मॉलिक्यूल नजदीक आते हैं एक दूसरे के, एक सर्टेन डिस्टेंस पे आएंगे ना, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो इनमें चार्ज, इनमें एक तरीके से एक ऐसा इंस्टेंट आएगा, ऐसा डिस्टेंस आएगा जहां पर क्या होगा, इनमें पोलराइजेशन होगा। तो उस पोलराइजेशन के केस में यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट होगा, एक डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो डिस्पर्जन होगा चार्ज का, चार्ज आपका क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा। तो इस डिस्पर्सन की वजह से पोलैरिटी जनरेट होती है, जिसकी वजह से इंटरेक्शन क्रिएट होगा, और यहाँ पे क्या जनरेट होगा आपके पास में, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ये बेसिकली होते कैसे हैं कि जब हम लोग हाई प्रेशर दे देते हैं, लो टेम्परेचर करेंगे, हाई प्रेशर देंगे, तब ऐसा कंडीशन आता है कि एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है। ध्यान तो सुनना जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक इंस्टेंट पे डिस्टॉर्ट करेगा, तोड़ेगा, जिसकी वजह से पोलराइजेशन होगा, उसी इंस्टेंट में ये बॉन्डिंग जनरेट होगी आपके पास में। तो एग्जाम्पल की बात करें तो I2 सुना होगा आप लोगों ने, है ना, वॉयलेट कलर का I2 हो गया आपका, आर्गन हो गया आपके पास में, CCl4 हो गया आपके पास में, ना, ये CO2 बताया मैंने आपको, है ना, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर में, ठीक है। नाउ फिजिकल नेचर की बात करें तो सॉफ्ट नेचर के होते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करें तो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, बहुत ज्यादा पुअर है ना, ये बोल सकते हैं हम लोग। इंसुलेटर बोले तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इंसुलेटर कैसे होता है आपके पास में, इंसुलेटर आर योर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा, वेरी लो, वेरी लो, ठीक है। तो ये आपके पास में नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ये होते हैं। फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर में हमने पहला पढ़ा नॉन पोलर, दूसरा वी आर गोइंग टू डिस्कस पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। अगर हम लोग पोलर मॉलिक्यूलर, उसी तरीके से बेटा टेबल बना लेना आप लोग, टेबल जो मैंने पीछे बनाई थी आपके पास में,
पोलर सॉलिड्स होंगे, फिर उसके बाद हम कांस्टेंट पार्टिकल्स की बात करेंगे, बॉन्डिंग, एग्जांपल, फिजिकल नेचर, कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट्स आप डाल के रखना और उसके नीचे इसको ऐड ऑन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट चीज है पोलर। ना तो पोलर की बात करें तो जैसे आपके पास में ए है, ये बी है, तो यहाँ पे आपके पास में सिंपल है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, और इस पर क्या होगा आपका डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव होगा। तो ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा जब एक सर्टेन डिस्टेंस पर आएंगे। एंड हियर ये देख सकते हैं कि दोनों डाइपोल हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे आपका क्या जनरेट हो रहा है, बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसमें पाया जाता है, HCl हो गया, SO2 हो गया आपके पास में, है ना, ये सारे के सारे क्या होगा इसके अंदर में इस तरीके से पाए जाएंगे। अगेन इनका जो नेचर है सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, इंसुलेटर होंगे, और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बहुत ही कम होगा, है ना, लो, लेकिन उनसे ज्यादा होगा, है ना, इनका वेरी लो है तो इनका कैसा होगा आपका लो होगा। तो अगेन ये है आपके पास में, आप लिख लेना आप लोग बॉन्डिंग। ठीक है, कांस्टेंट पार्टिकल आपका यही रहने वाला है। ठीक है, मॉलिक्यूल ही रहने वाले कांस्टेंट पार्टिकल, ये भी आपका क्या है, मॉलिक्यूल ही। नाउ थर्ड इसके अंदर में आता है आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड यू हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रूल क्या है कि हाइड्रोजन जनरली स्मॉल एटम से अटैच होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, फ्लोरीन, इस तरीके से। ओके, तो तब ये क्या करेगा आपका, स्मॉल एटम्स हैं आपके, स्मॉल भी हैं ये ना, स्मॉल एटम्स भी हैं, तो ये क्या करेगा तब आपका इंटरेक्ट करेगा आपके पास में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे। तो जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रूल आपको पता ही है कि किस तरीके से होता है। यहाँ पर आपके पास में जो मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं इनके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है, देख सकते हो यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके का इंटरेक्शन मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये H2O की बात करते हैं हम लोग, तो H2O में ये वाटर है, तो वाटर में यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे क्या है डेल्टा पॉजिटिव। तो इसका जो डेल्टा नेगेटिव है ये इंटरेक्ट करेगा किसके साथ में, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेक्ट द अनदर हाइड्रोजन एटम ऑफ H2O मॉलिक्यूल, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। इसका उसी तरीके से हाइड्रोजन किसी और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, सो हियर यू विल कैन सी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हियर। और पाया किसमें जाता है, जैसे H2O हो गया, H2O यानी आइस, आइस में। ठीक है, थोड़ा सा इनका नेचर कैसा था, हार्ड होता है, ये भी इंसुलेटर होते हैं, और अगेन आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट तो इनका लो ही रहने वाला था। ओके, सो हियर यू हैव द नाउ sixth we are going to discuss about the ionic solids. Second we will have ionic solids. Ionic solids. ठीक है, नाउ आयनिक सॉलिड में होता क्या आपके पास में, आयंस है ना, कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे आपके पास में, आयंस होते हैं। आपको पता है कि कोलम्बिक इंटरेक्शन होता है इसके अंदर में। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो नेचर और बॉन्डिंग है आपके पास में, या कोलम्बिक इंटरेक्शन है या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl हो गया आपका, जिंक सल्फाइड हो गया आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, इस तरीके से इनका जो नेचर होगा आपके पास में हार्ड और ब्रिटल होगा। आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, हार्ड नेचर होता है ना, हार्ड लेकिन बहुत कैसा होगा, बट ब्रिटल। तो जिस तरीके की बॉन्डिंग आपने पढ़ी होगी उसी तरीके की बॉन्डिंग पाई जाएगी इनके अंदर में, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। ठीक है, और इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, ये इंसुलेटर होते हैं, बट इंसुलेटर बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट मोल्टन स्टेट। कहाँ पे कंडक्ट करेंगे, मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करेंगे आपका। ओके, एंड व्हाट अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, इट विल बी वेरी हाई, इट विल बी हाई, आपके पास में क्या होंगे, हाई होंगे। तो अगेन आपको मैं बता दूं ये टेबल इसी तरीके से चल रही है, आप ऊपर क्या रखिए, कांस्टेंट पार्टिकल रखिए, बॉन्डिंग रखिए, क्या होगी
उसके बाद इसका एग्जाम्पल हो गया आपके पास में, फिजिकल नेचर हो गया आपके पास में, कंडक्टिविटी होगी, एंड देन आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सेम आप पॉइंट यहाँ पर भी इस तरीके से कॉलम बना के आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, टेबल में आपकी टेबुलर फॉर्म में पूरा का पूरा आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर वन, दैट इज योर मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड, ठीक है। तो मेटालिक सॉलिड में जनरली क्या होगा आपके पास में कि पॉजिटिव आयन होगा आपके पास में, एक पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है, पॉजिटिव आयन इन अ सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इन अ सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इसका सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो ये आपके पास में इस तरीके से सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या होगा आपके पास में एक पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है। तो ये इसके बीच में इंटरेक्शन रहेगा इस तरीके से, ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन को डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। तो ये यहाँ पे आपके पास में क्या पाया जाएगा आपको, मेटालिक बॉन्डिंग। हियर यू विल हैव मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कहाँ मिलेगा, मेटल के अंदर में आयरन हो गया आपके पास में, कॉपर हो गया आपके पास में, मैग्नीशियम हो गया। देखो मैं इसको ज्यादा इलेबोरेट करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज यू जस्ट हैव, ये आपने सबने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि इस तरीके से बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। अगेन इनका नेचर कैसा होता है आपका, हार्ड होता है, ठीक है, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। आपको बताइए जो मेटल के नेचर है, हार्ड है, मेलिएबल है और कैसे हैं आपके, डक्टाइल है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, डक्टिलिटी होती है इनके अंदर में। एंड लास्ट वन क्या है इसके अंदर में कि ये भी कनेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ना, तो दोनों स्टेट है ना, सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। तो कंडक्टर, गुड कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर कैसे होते हैं, कंडक्टर होते हैं। साथ ही साथ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्वाइट हाई होता है ना, फेयरली हाई, ये चीज इसके अंदर। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि ये इस तरीके से। द फाइनल वी विल हैव दैट इज योर, जो फाइनल है हमारे पास में, दैट विल बी योर कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के अंदर में आपके पास में कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे, ठीक है। और इसमें क्या पाई जाएगी आपके पास में, कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाएगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग यू विल सी हियर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसके अंदर में हो गया, SiO2 हो गया, ठीक है, क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद में सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, कार्बन हो गया, डायमंड हो गया, ओके। दीज आर द मेन योर एग्जांपल है ना। ग्रेफाइट हो गया आपके पास, ग्रेफाइट को याद रखिएगा, ग्रेफाइट आपका, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट होता क्या है, ठीक है। ये बाकी के सारे आपके हार्ड नेचर के होंगे, लेकिन ग्रेफाइट कैसा होता है आपका, सॉफ्ट नेचर का होगा। और ये सारे के सारे आपके इंसुलेटर होंगे, ये सारे के सारे आपके इंसुलेटर हैं मोस्टली, एक्सेप्शन इसको, ग्रेफाइट आपका कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इट इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, बहुत हाई होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, इसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। अब वाई इट इज सो, इसको समझ लेते हैं कि ग्रेफाइट के केस में ऐसा हो क्या रहा है। तो इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, यू विल फाइंड द लेयर्ड स्ट्रक्चर इन ग्रेफाइट। लेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब कैसा है कि ग्रेफाइट ऐसा है, इस तरीके से, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में इस तरीके से वंडरवॉल इंटरेक्शन रहती है, ठीक है, इस तरीके से वंडरवॉल इंटरेक्शन, यू विल हैव वंडरवॉल इंटरेक्शन, लेयर टू लेयर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होता है आपके पास में, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है, यू विल फाइंड द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हेयर्स, है ना। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है, ये यहाँ पे आपके पास एक्चुअली पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके अवेलेबल है यहाँ पे, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिलोकलाइजेशन की वजह से आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यू विल फाइंड द, दिस विल बी द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप आप लोगों को इसमें चीजें समझ में आएंगी, ठीक है।
क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में कुछ चीज़ें याद रखना आप लोग कि ये आपको जो मैंने बताया अभी ये पूरा का पूरा किसका है, ये आपका क्रिस्टलाइन को लेकर के है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि टाइप्स ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन कौन से हैं। तो जस्ट रिमेंबर दिस कि मॉलिकुलर सॉलिड्स है, मॉलिकुलर के अंदर में 3 टाइप की बॉन्डिंग होती है, तो 3 तरीके की बॉन्डिंग पाई जाती है इस तरीके से। नेटवर्क सॉलिड का याद रखना आप लोग कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में वंडरवॉल इंटरेक्शन की वजह से आपके पास में इनका जो नेचर होता है कैसा होता है, आपका सॉफ्ट होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है, जो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो नेक्स्ट फर्दर इफ यू टॉक अबाउट यूनिट सेल, तो मूविंग टूवर्ड यूनिट सेल, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, चीज़ों को देखा होगा कि टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होती हैं आपके पास में। आई वुड लाइक कि आप लोग इनको तमीज से देखो, इनको समझो, इनको पढ़ो इनके बारे में, देन विल डिस्कस अबाउट द क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।